हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे बिहार एसएससी के रिलेटेड डेली एक वीडियो डाला जा रहा है। आज का हम लोग का ये टेस्ट सीरीज है, ये बिहार एसएससी के एडिटोरिया के बुक से टेस्ट सीरीज आज हम लोग 9 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे 8 टेस्ट सीरीज तक का एडिटोरिया के बुक से डिस्कशन कराया जा चुका है। जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और प्लेटफॉर्म के बिग बुक से वॉल्यूम 1 से हम लोग जो टोटल इसमें वॉल्यूम 1 में टोटल 24 टेस्ट सीरीज है, इसका हम लोग टोटल का डिस्कशन कर चुके हैं। और वॉल्यूम 2 से भी हम लोग 8 टेस्ट सीरीज तक का डिस्कशन कर चुके हैं। और इसमें आज हम लोग एडिटोरिया के बुक से 9 नंबर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। और हर एक वीडियो के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है। उस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग को किसी न किसी एग्जाम के हिसाब से वो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको आने वाला किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। और आप लोग को कुछ भी लगे उसका कमेंट करिए कि आप लोग अगला वीडियो किससे बनाना चाहते हैं। ये आज हम लोग 9 टेस्ट सीरीज तक का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें एक और 6 टेस्ट सीरीज बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग जो प्लेटफॉर्म का जो बचा हुआ टेस्ट सीरीज है वॉल्यूम 2 का, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोग जो भी लोग आरआरबी एलपी का तैयारी कर रहे हैं उसको आप लोग कमेंट करिए कि एलपी के लिए किस बुक से टेस्ट सीरीज कराया जाए, उसका टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा। और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो चलिए, और पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला जा रहा है, उसको जरूर देखें। और हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। कम पढ़िए लेकिन एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। तो चलिए, आज हम लोग बिहार एसएससी का ये 9 नंबर टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 वसराज चेम्सफोर्ड के समय में आया था। ये किसके समय में आया था अगर आपसे पूछे तो वसराज चेम्सफोर्ड के समय में आया था। और इसके द्वारा पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया तथा विधानसभाओं को अपना स्वयं का बजट बनाने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो किस देश से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यूएसए। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लोक जनहित याचिका की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और वहीं से इसे हम लोग भारतीय प्रणाली में लिए हैं। अच्छा, जनहित याचिका जो है ये भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जीबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के सक्षम पेश किया था। तो कब किया था, 1949 में किया था। ऑप्शन नंबर बी। राज्य पुनर्गठन के लिए जीबीपीसी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटामी सीतारमैया का गठन 1948 ईस्वी में किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 1949 में सौंपी हुई थी। और इसमें क्या बताया गया था कि भाषाई आधार पर तत्कालीन समय में राज्यों का विभाजन क्या है, अव्यवहारिक बताया था। चलिए, इसका अगर गठन पूछे तो गठन हुआ था 1948 में और अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो इसको रिपोर्ट सौंपी थी 1949 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन सी प्रस्तावित प्रणाली थी, तो अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन नंबर ए। भारत शासन अधिनियम जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है ब्रिटिश प्रांतों 6 कमिश्नर तथा उन देशी रियासतों को मिलाकर होनी थी जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
सरकारिया आयोग गठित हुआ था, किसकी समीक्षा के लिए? तो जो सरकारिया आयोग है ये संघ एवं राज्यों के संबंधों के लिए गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, इसमें केवल कौन सा सही है? समीक्षा कीजिए तो केवल 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी। जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने एवं उनके सुदृढ़ करने के सुझाव के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग की गठित किया गया था। सरकारिया आयोग की जो गठन है कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इसने अपनी जो रिपोर्ट है ये 1987 में सौंपी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जो महान्यायवादी है ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, ये सही है। और वह ये 1 नंबर भी सही है। और वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्तियों का बचाव नहीं कर सकता, ये भी सही है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेता है एवं मत भी दे सकता है, नहीं, ये गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। महान्यायवादी की जो संविधान में कौन सा अनुच्छेद में संदर्भित किया गया है? तो महान्यायवादी को भारतीय संविधान में महान्यायवादी के जो संदर्भ में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। और यह क्या है कि वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेता है, बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 243 डी में की गई है। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद जो है 243 में संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 ए से ओ तक जो है ये पंचायती राज की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद डी में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह तक पड़ा रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक को, भिन्न विधेयकों के बारे में अगर धन विधेयक से अगर कोई दूसरा विधेयक हो के बारे में अगर चर्चा की गई है, तो ऐसे विधेयक को यदि विधानसभा में प्रथम बार पारित किया गया हो तो उसके बाद विधान परिषद उस विधेयक को 3 माह से ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की गठन की गई? तो कहाँ की गई थी? तो पटना में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। और इसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मुनि मसानी ने इसके प्रमुख नेता थे। मीनू मसानी इसके क्या थे? तो प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो जो रेड क्लिफ समिति है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कब की गई थी? तो इसको लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जुलाई 1947 में किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1947 में किया गया था। और इस समिति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के
द्वारा नामित दो दो सदस्य भी थे और इस समिति के अनुशंसा पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक जो है ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1860 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया था और 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल में के दासों का निर्यात क्या कर दिया गया था? तो बंद कर दिया गया था। और वर्ष 1943 के एक्ट के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो किसमें, कौन से अधिवेशन में दिया गया था? तो इसका बनारस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो 21वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इसका 21वां अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। ये कब हुआ था बनारस में अधिवेशन? तो 1905 में हुआ था। और इसके जो है इस समय यहाँ के गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुई थी और इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई थी। और इस अधिवेशन में जो है स्वराज पर चर्चा के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गांधी द्वारा रॉल एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? तो कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। महात्मा गांधी को रॉल एक्ट का जो विरोध है ये 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और ये महात्मा गांधी द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत सरकार जो अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए इस अधिनियम की घोर आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? तो लोटा विद्रोह है ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लोटा विद्रोह जो है ये 1856 ईस्वी में हुआ था और यहाँ के जेल में जो कैदियों को लोटा, पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी के लोटा दिए जाने का विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकबर के शासन में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो कितने सरकार में विभाजित था? तो 7 सरकार में विभाजित था, ऑप्शन नंबर डी। सी, जब मुगल जो शासक था अकबर 1774 ईस्वी में बिहार पर अपना आक्रमण किया और 1574 में आक्रमण किया था। अकबर के द्वारा बिहार पे कब आक्रमण किया गया था? तो 1574 ईस्वी में किया गया था और 1576 तक पटना पर अधिकार कर लिया था। 1580 ईस्वी तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और यहीं पे जो थे इनके जो अब्दुल फजल द्वारा जो इनकी रचना है आईने अकबरी के अनुसार बिहार को 7 सूबों या 7 सरकारों में बांटा गया था। पूछे कि बिहार को पूर्णतः मुगल काल में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? तो मुगल साम्राज्य में ये 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था? तो मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को
हिरणी कहा जाता है, तो हिरणी किस नदी को कहा जाता है, तो सिंधु नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद कालीन जो है सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरणी कहा जाता है, जबकि इस काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती थी। ये कल वाला भी क्वेश्चन में आया, ये कल वाला भी सेट में आया था, इसलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं कि जो पहले का सेट नहीं देखे हो जाके देखिए। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो भगवान महावीर का जो प्रथम अनुयायी था ये जामिल था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भगवान जो थे महावीर ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे, तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कौन से तीर्थकार थे, तो 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। अच्छा, इनकी अगर जन्म पूछे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है ये 540 ईसा पूर्व में 440 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता जो से सिद्धार्थ ये याकृत कुल के सरदार थे, और माता जो थी तीर्थला ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनके प्रथम जो अनुयायी थे इनके दामाद थे ये जालिम, इनके क्या थे, इनके दामाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, जामिल इनके क्या थे, तो दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा, तो उस समय भारत में जो है ये 6:30 बज रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जानते हैं कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजता हो तो उस समय भारत में 6:30 बजे का समय होगा। और पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और ग्रीनविच के पूरब में जो स्थित क्षेत्र है ये पश्चिम में स्थित, दोनों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और यदि भारत में ग्रीनविच जो देखें ये 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। चलिए, और ग्रीनविच जो है ये मेरिडियन टाइम 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी को अपनी कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं, तो सूर्य से निकटतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पृथ्वी को अपनी कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं, और उपसौर की यह घटना है जो 3 जनवरी को होती है। ये कब होती है, तो ये भी पूछता है, तो कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। और इस समय पृथ्वी जो है सूर्य के न्यूनतम दूरी में होती है। अच्छा, अवसर की जो घटना है ये 4 जुलाई को होती है, और इस समय जो है ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। अवसर जो होती है कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है, और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या है, तो अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है, तो दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो अनाई मुड़ी है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है अनाई मुड़ी, यह दक्षिण भारत की और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसे दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो भ्रंश घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो नदियां हैं ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। एक यहाँ पे और नदी हम लोग लिख लेते हैं प्लस, नर्मदा और ताप्ती, इसमें ये नहीं दिया हुआ है। ये जो दोनों यही नदी है जो भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी है पश्चिम दिशा में बहती है, और ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है, और जो 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर भरूची से 30 किलोमीटर के पश्चिम पर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इस नदी पे नर्मदा नदी पे कौन सी परियोजना बनाया गया है, तो सरदार सरोवर परियोजना है। ये किस नदी पे बनाया गया है, तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। समुद्री जलधारा दिया हुआ है और महासागर दिया हुआ है। अच्छा,
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अग्लुहास जलधारा ये कहाँ बहती है, तो ये हिंद महासागर में बहती है। एल नीनो जलधारा है, ये कहाँ बहती है, तो दक्षिणी ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्यूरोसियो जलधारा है, ये कहाँ बहती है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। और बेनगुएला जलधारा है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। तो कौन हो जाएगा 1 का ए, 2 का 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं, तो बुशमैन कहाँ की जनजाति है, तो बुशमैन जो है ये कालाहारी रेगिस्तान की जनजाति है, ऑप्शन नंबर बी। मसाई कहाँ की जनजाति है, तो मसाई जो है ये पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है। खिरगिज कहाँ की जनजाति है, तो मध्य एशिया की जनजाति है। फुलानी कहाँ की जनजाति है, तो पश्चिम अफ्रीका की जनजाति है। नुब्बा कहाँ की जनजाति है, तो सूडान की जनजाति है। बोरो कहाँ की जनजाति है, तो ब्राजील की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है, तो कौन से है, गोदावरी नदी है, ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी नदी है, इसका उद्गम एवं मुहाना क्या है, भारतीय राज्य में है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से हम लोग किसे जाते हैं, तो दक्षिण की गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी नदी को जानते हैं। दक्षिण की गंगा, दक्षिण का गंगा हम लोग किसे कहते हैं, तो दक्षिण की जो गंगा है ये गोदावरी नदी को कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति है ये पश्चिमी घाट में नासिक के त्रिमुख पहाड़ी से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रमुख जो यह विश्व में सबसे संपन्न मछली पकड़ने का क्षेत्र है। और ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक उथले समुद्र क्षेत्र हैं। यहाँ ठंडे और गर्म पानी की जलधाराएं क्या होती है, मिलती है, जो मछली उत्पादन और प्रजनन के लिए क्या होती है, तो अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, तो कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, तो SDR, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऐसी मुद्रा जो प्रचलन में नहीं होती है तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है, कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। अच्छा, SDR जो है स्पेशल ड्राइंग राइट ऐसी मुद्रा है जो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेन देन के लेखांकन के इस्तेमाल होती है। और ADR जो है अमेरिकी डिपॉजिट रिसिप्ट तथा GDR ग्लोबल डिपॉजिटर रिसिप्ट को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, तो भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ होती है, तो ये तो मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो टकसाल कहते हैं। और ये इसके अतिरिक्त जो है वर्ष 1988 ईस्वी में नोएडा में एक टकसाल की एक इसके अतिरिक्त एक और जगह पे है, कहाँ पे है, तो नोएडा में है। नोएडा में कब टकसाल की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है, तो बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है कीमत, ऑप्शन नंबर सी। जैसे बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय उनकी उत्पत्ति लागत के आधार पर किया जाता है। जिस वस्तु अथवा सेवा की कीमत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु अथवा सेवा की कीमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। PM कुसुम योजना का उद्देश्य है, तो PM जो है कुसुम योजना का उद्देश्य किससे है, तो ये
किसानों को डीजल और केरोसिन के निर्भरता समाप्त करने तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसे ये पीएम कुसुम योजना जो है ये कब आरंभ किया गया था? तो ये वर्ष 1919 में आरंभ किया गया था। 2000 कब आरंभ किया गया है? तो 2019 में आरंभ किया गया है। इसमें क्या है कि सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बेरोजगारी के लिए कौन सी उत्तरदायी नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बेरोजगारी के लिए कौन सी उत्तरदायी है? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव और जनशक्ति योजना का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ऐसा करने वाले जो बिहार है, ये बिहार जो है ये ऐसा करने वाला जो है ये बिहार पहला राज्य है जो संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। इसी के तहत इसमें महिलाओं को पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, स्वामीनाथन समिति है ये किससे संबंधित है? तो जनसंख्या नीति से संबंधित है। रेखा समिति किससे संबंधित है? तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिया समिति किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन से संबंधित है। खुसरो समिति किससे संबंधित है? तो कृषि साख से संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। सुशासन जो पुरस्कार है की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत शुरू करने का उद्देश्य है कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक जो है ये गौतम चिकरमाने हैं। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशिर थरूर है। विक्टोरी सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? युगांडा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, NAM की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है 1961 में किया गया था और इसमें कुल 120 देश सदस्य देश है और 2023 में इसका स्थापना, इसका जो सम्मेलन है युगांडा में किया गया था। अच्छा, इसका जो 18वां सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो इसका जो 18वां सम्मेलन हुआ था वो 2019 में हुआ था। इसे कहाँ किया गया था? तो इधर काबू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? तो पारा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अर्जुन अवार्ड 2023 से कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें तरुण ढल्ले का संबंध जो है ये पारा बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्ज गोस्पो दिनोवा का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो बुल्गारिया से। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 2023 में जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जॉर्ज गोस गोसोपनो गोसोपनो दिनोवा को मिला है और इनका संबंध है बुल्गारिया देश से। और यह जो है इनकी पुस्तक टाइम सेटलर कृति के लिए दिया गया। इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विश्व वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर अफगानिस्तान है और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 13वां है। और इस सूचकांक में जर्मन वाच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया? तो किसे दिया गया है? तो IISc बेंगलुरु को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसके सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का खिताब भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वन वेब इंडियन 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो LM-3M3 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री है जेम्स मारेप। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पपुआ न्यू गिनी के जो नए प्रधानमंत्री है जेम्स मारेपे को बनाया गया है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोरेस्के है। पपुआ गिनी की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोरेस्बी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पपुआ गिनी की अगर मुद्रा पूछे तो कीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम में कौन सा पदक जीता? कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए। और भारत में एशियन गेम 2023 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, फाइनल मुकाबला में भारत ने चाइनी ताइपे को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? तो भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। और चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग है ये कब हुआ था? तो ये चंद्रयान जो 3 का लैंडिंग है ये 14 जुलाई 2023 को 14:35 PM पर लॉन्च किया गया था। और ये 24 अगस्त को चंद्रयान 3 पर सॉफ्ट लैंडिंग, अगर इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। और ये चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो चंद्रमा पर पहुंचा था 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति है ये फ्रेंच भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वार्धा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। पंचगंगा
घाट प्रभाग कोयना आदि जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जबकि वर्धा और तुंगभद्रा है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वर्षा किसकी नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार है पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 डिग्री 200 सेंटीमीटर से अधिकतम औसत वर्षा वाले स्थानों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो किससे है, तो वॉलीबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वॉलीबॉल में कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 5 होती है। अच्छा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है, तो कौन सा इनका सही क्रम है, तो घुलन है, निष्पादन है और वाष्पीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम मिश्रण को पानी में घोलकर बालू को छान लेते हैं, फिर जो है खारे पानी के घोल से पानी का वाष्पीकरण नमक एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होती है, तो कौन सी होती है, तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन डी है ये सूर्य की किरणों की सहायता से हमारे शरीर में संश्लेषित होती है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और हमारे शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सीटलस रूट्स मौजूद होते हैं, तो सीटलस रूट्स है किसमें मौजूद होते हैं, तो गन्ना और मक्का में मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सीटलट रूट है ये एडवेंचर जुड़े हैं जो निचले स्टेम नोट्स में बढ़ती है और मिट्टी में गहरी हो जाती है और इस प्रकार ये जड़े और गन्ने में के मक्का में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, तो एक आवेशित चालक पर आवेश कहाँ होता है, तो बाहरी सतह पे होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कोई भी आवेशित वस्तु है एक विद्युत क्षेत्र बनाता है जो अपने पास के स्थानों में प्रवेश करता है, अतः आवेश जो है ये चालक की बाहरी सतह पर होते हैं। चूंकि कंडक्टर इलेक्ट्रॉनों को कण से कण तक ले जाने की अनुमति देता है, इसीलिए कंडक्टर के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो स्वपोषी में जो आंतरिक जो कोशिकीय ऊर्जा है ये स्टार्च के रूप में उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर संग्रहित होती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, स्वपोषित हैं जो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, जिसके कुछ भाग का उपयोग जीवन प्रतिक्रिया संचालन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट द्वारा अवयवीय श्वसन का उत्पादन है, तो कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा परागण को संदर्भित करता है, तो परागण को संदर्भित कौन करता है, तो परागण को से वर्तिकाग्र से पराग का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी। पराग कोश से वर्तिकाग्र का पराग तक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक पुष्प के पराग कोश से उसी प्रजाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पराग कणों का जो स्थानांतरण है ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा होती है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा कितनी होती है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, क्लिनिकल थर्मामीटर में शरीर के तापमान मापने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिससे मानव शरीर के जो तापमान है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और लाइब्रेटरी अगर थर्मामीटर की सीमा पूछे तो -10 डिग्री सेल्सियस से, लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है इसका जो सेल्सियस होता है -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो गैसों में अणुओं की गतिज ऊर्जा कब बढ़ जाती है, तो तापमान में वृद्धि से बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर तापमान में वृद्धि के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ साथ कणों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है, तो इलेक्ट्रिक हीटर किस में परिवर्तित होती है, तो ये विद्युत ऊर्जा जो है ये उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जब कोई विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बहुत गर्मी हो जाती है और ऊष्मा का स्रोत बन जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक हीटर में विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ईएनटी कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं, तो ईएनटी जो है ये कान नाक और गला के डॉक्टर उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये अवतल दर्पण का उपयोग जो है क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई प्रतिबिंब होता है ये मूल वस्तु के आकार से क्या होती है, तो बहुत बढ़ती बनाती है, और उत्तल दर्पण द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण के द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर, दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो एक पदार्थ के साथ प्रक्रिया क्या करता है, तो ऑक्सीजन करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है, तो पानी को जीवाणु रहित करने के लिए कौन सी अधातु है, तो क्लोरीन है, ऑप्शन नंबर ए। जो क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन जो है अधिकांश सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की निष्कर्षण कर जल को साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है, तो सोने के साथ कौन से मिश्रित धातु उपयोग किया जाता है, तो तांबे का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोली पोली पॉलीइथाइलिन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ध्वनि की पिच को हम लोग आवृत्ति के द्वारा मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ध्वनि की जो पिच होती है ये आवृत्ति से मापी जाती है, और उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि उच्च पिच, जबकि निम्न आवृत्ति वाले जो ध्वनि होते हैं निम्न पिच वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रक्त के संचारण में मदद करता है, तो रक्त के संचारण में कौन सा मदद करता है, तो एरिथ्रोसाइट करता है, ऑप्शन नंबर ए। एरिथ्रोसाइट है ये फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में और जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्कों से फेफड़ों में लाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इनमें कौन सी बल की इकाई नहीं है, तो बल की इकाई कौन सी नहीं है, तो जूल जो है ये बल की इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बल जो है किसी वस्तु की गति में बदलाव लाता है, तो बल की इकाई कौन कौन सी है इसमें, तो पाउंड है, डाइन है और न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एक मीटर का 10 लाखवां भाग है, तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कौन सा है, तो माइक्रोमीटर है। ये कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 के पावर
6 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभि का भाग नहीं है? तो नाभि का भाग कौन सा नहीं है? तो सेंट्रोसोम है, ये नाभि का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सेंट्रोसोम जो है नाभिक के पास स्थित एक छोटा सा पिंड या पिंड होता है जो स्मॉल बॉडी, जो कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम विभाजित होती है और दोनों भागों में दोनों भाग जो है विभाजित कोशिकाओं में विपरीत दिशा में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। किन रसायनों में जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो मरकरी एवं कैडमियम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायु द्वारा रचित होता है? तो कौन सा रोग द्वारा जो वायु द्वारा रचित होता है? तो क्षय रोग और निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वायु द्वारा यायुजनित जो रोग है यायु में उपस्थित रोगजन के माध्यम से फैलता है और इन रोगजनों से वायरस और बैक्टीरिया दोनों शामिल हो सकते हैं जो खांसने, छींकने और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वार्म ब्लड वाले जंतुओं का समूह है? तो कौन सा समूह है इसमें? तो पक्षी जो है ये गर्म रक्त वाले समूह में है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गर्म रक्त वाले जो जंतु होते हैं अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं तथा बाहरी तापमान में बदलाव इनके शारीरिक तापमान पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि वहीं जो है पक्षी जो है वो क्या है? पक्षी वर्ग है, ये गर्म रक्त वाले जीव हैं, जबकि मछली वर्ग, उभयचर तथा सरीसृप जो है ये ठंडे रक्त वाले जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर पैदा करता है? तो कौन पैदा करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है जिसे हम लोग सोमाटोक्रिनिन भी कहा जाता है, यह एक 44 एमिनो एसिडिक पेप्टाइन हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के आर्कुट न्यूक्लियस से निर्मित होता है। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो कई पीढ़ियों में विविधता का संचय के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। विकास क्या है? एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है और कई पीढ़ियों में अनुवांशिक सामग्री में उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताओं का संचय नए प्रजातियों का निर्माण करता है। तो 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और आप लोग कमेंट जरूर करिए और पूरा वीडियो देखिए और कमेंट जरूर करिए कि आरआरबी के एग्जाम के लिए आप लोग कौन से बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।